नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान में इंडियन पॉलिटी में राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, जो भाग 4 में है, या उसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी ही कहा जाता है। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जैसे पूछा जाता है आपसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है, या पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है, या सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात किस आर्टिकल में की गई है। इस समय वैसे भी सहकारी समिति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अभी आपने देखा एक नया मंत्रालय सहकारिता का बना है, तो ढेर सारे क्वेश्चन डीपीएसपी से पूछे जाते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से। तो एक एक करके मैं लिखता था, थोड़ा समझ आता था, इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने पहले लिख दिया है, कुछ आर्टिकल से लिख दिए। जो महत्वपूर्ण होंगे उन्हें आप ध्यान से एक बार पढ़िए, समय दे करके पढ़ लीजिए, आराम से उसे क्लियरली कर पाएंगे आगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। पहली बात तो देख लें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं। तो जैसा कि सबसे ही पता चल रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात राज्यों को कौन कौन सी ऐसी बात का ध्यान रखना चाहिए अपनी नीतियों को बनाने में। फिर बात आती है कि ऐसा क्यों राज्य करेंगे, तो उसी से क्लियर हो जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के क्या उद्देश्य हैं। यदि आप इसे ध्यान से समझ ले उद्देश्य, ये कई बार पेपर में एटीटी जाता है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि किस भाग में है। तो आप देखेंगे राज्य के नीति निदेशक, ये हमने कुछ यूनिक पॉइंट करके देखेंगे, यहाँ से पेपर में सारे आते हैं क्वेश्चन। जैसे भाग किस भाग में है, तो भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आप देखेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अगर आप पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ जाएं तो सारा पढ़ते पढ़ते आप क्लियरली समझ जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझेंगे। इसके मुख्य उद्देश्य में आप देखेंगे तो सामाजिक क्या है, सामाजिक व आर्थिक। मैं राजनैतिक नहीं लिख रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राजनैतिक नहीं लिख रहा हूँ। सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। और अगर सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित हो जाए तो इसका और कौन सा उद्देश्य पूर्ण होगा, यह जितनी बार मोस्ट लगाना हो उतनी बार लगा के लिख लीजिएगा। इसी से होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगर पूछे कोई एक बार में कि आप ये बताइए राज्य के नीति निदेशक तत्व के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप कहना कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अर्थात बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, राम राज्य आ जाए, सभी का कल्याण जिसमें हो, ऐसी कल्पना की गई है, ऐसा। और यहाँ पर मैं आर्थिक और सामाजिक क्यों किया हूँ, तो कहाँ गया राजनीतिक न्याय। हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। सामाजिक आर्थिक यहाँ है, तो राजनीतिक न्याय कहाँ मिला, तो हमें फंडामेंटल राइट में मिलता है। भाग 3 में मूल अधिकार में जो भी अधिकार आपको मिलते हैं वो आपकी क्या है, राजनीतिक अधिकार में आते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्व में पूछा जाता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब मत टिक कर दीजिएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व में सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया गया है, ना कि राजनीतिक, वो फंडामेंटल राइट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। यहाँ पर आपको 2 जगह ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा, इससे वेलफेयर स्टेट अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। क्लियर। अब हम बात करें कि यह प्रेरित कहाँ से है, भारतीय संविधान में प्रेरित कहाँ से है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो अब देखेंगे आप इसे, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। ओके, आयरलैंड के संविधान से। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे राज्य किन किन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाए और उसे राज्य में लागू करे कि समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाए समाज में। ठीक है, तो एक एक करके उस सारे आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को यहाँ पर अलग से नोट कर लेंगे। आर्टिकल 36 क्या कहता है,
आर्टिकल 36 इम्पॉर्टेंट नहीं है, यह केवल और मात्र केवल राज्य शब्द की परिभाषा बताता है। जो आर्टिकल 12 में है, जब राज्य के मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उसमें है, राज्य शब्द की परिभाषा देता है, अर्थात जो भी, जैसे संसद है, विधानसभा है, विधान परिषद है, जो भी है ये सब चीज़ें आप देखेंगे वो, या फिर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी किसके भाग होते हैं? राज्य के भाग होते हैं। तो यहाँ पर राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 37 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। सॉरी, आर्टिकल 37 कहता है कि यह किसी भी प्रकार से किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय अर्थात लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब ये राज्य के कर्तव्य तो हैं, राज्य के नीति निर्देशक मतलब क्या है? अगर इन्हें एक बार में और भी कहा जाए कि होते क्या हैं, तो आप इन्हें कह सकते हैं ये क्या है? राज्य के मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है ये? राज्य के मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अर्थात राज्य का कर्तव्य तो है कि वो कल्याणकारी राज्य के लिए नीतियां बनाएगा, परंतु जब उसके पास संसाधन ही ना हो तो, जैसे आज वर्तमान में देखिए आप, गवर्नमेंट सर्विस के लिए इतने युवा देश में बेरोजगारी झेल रहे हैं, उन्हें नौकरी चाहिए ना। इसमें लिखा है, अभी देखिएगा, आर्टिकल 41 कहेगा कि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें क्या मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए। परंतु क्या उन्हें रोजगार मिल रहा है? राज्य क्या कह रहे हैं? राज्य हाथ ऊपर कर दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास अभी संसाधन उपलब्ध नहीं है, कोविड-19 ने तो और भी मुझे परेशान कर दिया है, मैं इतना ज़्यादा नियोजन नहीं कर सकता, ठीक है, इतनी ज़्यादा नौकरियां निकाल नहीं सकता। तो वही बात है कि तो क्या आप इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या कि राज्य की नीति निर्देशक तो 41 में लिखा है ऐसा और सरकारी नौकरी निकल नहीं रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट आप ही कुछ निर्देश दीजिए। तो आर्टिकल 37 इस बात के लिए क्लियरली राज्य को कहता है, ठीक है, कि यह किसी भी हाल में किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, अर्थात आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की वृद्धि के लिए क्या करेगा? ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 39 क्या कहता है? राज्य अपनी नीतियों को बनाने में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेगा। ठीक है, ये 39 है। 39 में आप देखेंगे तो क, ख, ग, घ, अंग, च तक है, ठीक है, लेकिन इसमें आप दो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आप एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके नोट कर सकते हैं और हमेशा कर लीजिएगा, आता ही आता है पेपर में, एकदम एट इट इज छपता है। जैसे 39 का क, ये क्या कहता है? यही है जो कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। किस आर्टिकल में है? अर्थात स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। ऐसा किस में लिखा है? आर्टिकल 39 के क में। अर्थात राज्य का यह भी एक क्या है? कर्तव्य है। क्लियर हो गई बात? और क्या इंपॉर्टेंट है जो, ठीक, 39 का घ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये 39 के घ में है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, ये 39 के घ में है। जबकि 39 का क्या है? ये कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, अर्थात कोई अमीर हो या गरीब, अमीर तो सहायता, विधिक सहायता अपने ले सकते हैं, वकील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई चल रहा हो या कहीं पे भी, वो तो इतना फीस देने के लिए एलिजिबल हैं। परंतु एक आम आदमी या गरीब नागरिक कैसे भला न्याय प्राप्त करने के लिए इतनी ऊंची फीस कैसे दे सकता है? ठीक है, इसीलिए राज्य की जिम्मेदारी है, उसका मौलिक कर्तव्य है कि आर्टिकल 39 क्या कहता है कि उसे निःशुल्क विधिक सहायता देने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी
जुर्म में कोई भी बंद है, ठीक है, तो उसे जब वो अपना, ठीक है, कोई वकील नहीं कर पाता है तो उसे उसके लिए क्या है, सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है। वो इसी आर्टिकल का बेहतरीन उदाहरण है, आर्टिकल 39 का। ठीक है, ये किस आर्टिकल के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है, बहुत पूछा जाता है। तो 42 अमेंडमेंट अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखेंगे। 40 क्या कहता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गांधीवादी विचारधारा। इसमें से आपके पेपर में एट इट इज ऐसे छपता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गांधी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद है, ऐसे भी पूछा गया है कई बार। तो आप आर्टिकल 40 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि गांधी जी कहते थे वास्तविक भारत गांव में बसता है, इसलिए ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। ठीक है, और सरकारों का क्या है, विकेंद्रीकरण, पावर का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, पावर निचले स्तर तक जानी चाहिए। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है। 41 अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 41 कहता है कि जो जिसकी भी योग्यता धारण करता है, अर्थात उसकी योग्यता के अनुसार उसे क्या है, कार्य मतलब रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने का क्या करेगा, राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का कर्तव्य है कि उसे रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक बात और भी लिखी है कि यदि आप रोजगार नहीं दिला पाते हैं, ठीक है, तो बेगारी होगी, है ना, बेरोजगारी होगी, ठीक है, बुढ़ापा आएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी कुछ विशेष स्थितियों में क्या है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना भी राज्य का क्या है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य का उत्तरदायित्व है। इसीलिए आप देखेंगे तो वृद्धा पेंशन जो है, बेरोजगारी भत्ता, जैसे आपने देखा यूपी में अखिलेश गवर्नमेंट ने क्या है, बेरोजगारी भत्ता बांटा था एक बार। तो बेरोजगारी भत्ता क्या है, इसी में आ जाएगा आर्टिकल 41। ये सब रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उन्हें ध्यान रखेंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पेंशन हो गई, बेगारी, बीमारी, इन सब में जो सहायता मिलती है, सरकार सहायता देती है, ठीक है, वो सब इसी में आएगा, क्योंकि राज्य का क्या है, ये जिम्मेदारी है। 42 क्या कहता है, यह भी बहुत पूछा जाता है। इसमें सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला इसकी तुलना में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम आप जो बताया जा रहा है आप क्लियरली देखेंगे, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। इसमें ये लिखा है कि कार्य, जो भी राज्य का नागरिक जहाँ भी कार्य करता है, उस कार्य स्थल पर ऐसी मनोचित दशाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा जिसमें आदमी बिना स्ट्रेस के अपने कार्य को अच्छे से कर सके। ठीक है, अवसाद ग्रसित ना हो। ठीक है, ऐसी, क्योंकि उन्हीं से क्या है, पूरा देश बनता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेगा। तो कार्यस्थल पर ऐसी मनोचित दशा का उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रसूति का विशेष ध्यान देगा। आप देखेंगे प्रसूति मतलब समझते हैं ना, जो अभी माँ जो है प्रसव मतलब बच्चे का जन्म देती हैं या देने वाली हैं, उनको कहते हैं प्रसूता। जैसे आप देखेंगे कि आप खुद ही सोचिए कि कैसे कल्याणकारी राज्य भला हो सकता है जिसके राष्ट्र में ऐसा हो कि जो महिला प्रेग्नेंट हैं उनको सर्विस करने के लिए उन्हें 5वें तल पे या 8वें तल पे सीढ़ी चढ़ के जाना हो। ठीक है, जॉब के लिए अपनी ऑफिस में, तो कैसे भला वो देश अच्छा होगा, है कि नहीं। तो ऐसा राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो। तो ऐसे के लिए क्या है, उन्हें ज़्यादा करके ग्राउंड लेवल के ही फ्लोर पे क्या है, उन्हें उनकी सर्विस प्रोवाइड की जाए, उनका काम दिया जाए। तो 42 में ये कहता है। 43 क्या कहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो भी कार्य है, कार्य के अनुसार उसे क्या है, यथोचित वेतन मिलना चाहिए। साथ ही साथ उसे आवश्यकता पड़ने पर क्या है, अवकाश उपलब्ध होना चाहिए। अगर अवकाश नहीं दिया जाएगा, छुट्टी नहीं दी जाएगी, तो आदमी स्ट्रेस में आता है। आपने न जाने कितने ऐसे पुलिस वालों को देखा है, न जाने ऐसे कितने लोगों को देखा है कि बहुत लंबे समय तक कार्य करने के बाद और अच्छे काज परोज घर में पड़ने के बावजूद भी छुट्टी न मिलने के कारण वो अवसाद ग्रसित हो जाते हैं और क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और यह राज्य के लिए क्या है, बहुत ही बड़ा झटका होता है। इसीलिए राज्य का नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि वो ऐसे में ऐसी दशा उपलब्ध कराए जिसमें अवकाश की भी व्यवस्था हो। जैसे आपने देखा है कि वर्तमान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो 26 सप्ताह की क्या है, सरकार ने 26 सप्ताह की महिला, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें क्या है 26 सप्ताह तक जो है
वेतन सहित छुट्टी देने का प्रावधान किया है। तो क्यों? अगर ऐसा ना हो या ऐसा करता है तो क्या होगा? ऐसा करने से कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो रही है। समझ गए ना? ठीक है, तो ये सारी बातें इसी में है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 को लेकर के आज इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो बहुत तूल पकड़ा हुआ है ये। ठीक है, कि सभी लोग चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता आ जाए। समान नागरिक संहिता का मतलब है कॉमन सिविल कोड का अर्थ है कि सभी देश के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समुदाय सिर्फ और सिर्फ एक कानून से ही चलेंगे। अर्थात आप सोच रहे होंगे क्या संविधान के अलावा भी किसी कानून से देश चलता है क्या? तो ढेर सारे ऐसे प्रावधान आप देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देखें कि 3 तलाक का बिल जो है, पहले क्या था? संविधान के तहत नहीं, उसको आप देखा 3 तलाक की, ठीक है, 3 तलाक क्या है? शरीयत के अनुसार उससे सज़ा दी जाती थी, ये सब चलता था। परंतु आज क्या है? अब वो संविधान के तहत जो है आ गया है। ठीक है, इस प्रकार ढेर सारे ऐसे धर्मों की बातें क्या होती हैं, वो उनके इंडिविजुअल धर्म के मतलब उनके कानून के अनुसार चलती हैं। जबकि समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक देश एक कानून होगा, अर्थात सभी संविधान के नीचे ही आएंगे, संविधान के कानून के अंतर्गत ही सज़ा मिलेगी या काम होगा। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे मत समझिएगा। ठीक है, भारत वह कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जो आर्टिकल 44 जहाँ पर लागू है, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड है, तो एकमात्र राज्य कौन सा है? वो गोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, ये सब पेपर में आते हैं। 45 क्या कहता है? 45 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस समय। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे तभी समझ में आएगा। 45 में ये था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें अमेंडमेंट करके 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को हटा करके उसकी जगह कर दिया गया 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों को का स्वास्थ्य, बचपन का ख्याल रखना, साथ साथ उन्हें शिक्षा देना, यह राज्य का कर्तव्य हो गया। आप सोच रहे होंगे 6 से 14 वर्ष तक था तो 6 से कम वर्ष की आयु क्यों कर दिया गया? तो इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिख के बताता हूँ, फिर मिटा दूंगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम 86वें संविधान संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन 2002 की बात करें, तो इससे 3 बातें आती हैं। एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये जोड़ दिया गया कि 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना, बचपन संवारना उनका राज्य की जिम्मेदारी हो गई, अर्थात डीपीएसपी में हो गया, है ना? शिक्षा देखिएगा। उसके बाद इसी संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। राज्य का मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया और उसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का यह मूल अधिकार है कि वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हैं ना, इसीलिए 6 से 14 वर्ष की आयु वाला कॉन्सेप्ट यहाँ हटा करके 0 से 6 कर दिया गया। साथ ही साथ डीपीएसपी में और साथ ही साथ 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक जगह और संविधान संशोधन किया गया। वो कहाँ पे? यहाँ पे मूल कर्तव्य में, अर्थात आप देखेंगे तो अनुच्छेद 51 का क जो मूल कर्तव्य है उसका 11वें नंबर का, कौन सा? 11वें नंबर का मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया उसमें भी लिखा है कि हर माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो क्या करेंगे? वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या करेंगे? शिक्षा दिलाने का कार्य करेंगे, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमेंडमेंट है, ये ध्यान रखेंगे, संविधान संशोधन 86वां। क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लें 47 क्या कहता है। 47 कहता है जीवन जीने के लिए उच्च पोषाहार अर्थात अच्छे पोषाहार उपलब्ध कराने की भी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है, ताकि देश स्वस्थ रहे और स्वस्थ देश ही क्या है? स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे, स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि साथ ही साथ इसमें यह बात भी लिखी है कि मादक पदार्थों, किसकी? मादक पदार्थों अर्थात जो भी, ठीक है,
ऐसे आप देख रहे हैं ना, जो रिया चक्रवर्ती पे है ना मादक पदार्थों की तस्करी में जो कार्य उन पे रेड पड़ी है, तो वो किस में आएगी? इसी में आएगा, क्योंकि राज्य का नैतिक उत्तरदायित्व तो है कि वो मादक पदार्थों का, हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम, इन सब चीज़ों का क्या है, वो तस्करी, ड्रग्स, ऐसी अवैध ड्रग्स को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, रोकने का प्रयास करेगा, ये सब, ताकि राज्य में ठीक है ऐसे ना उपलब्ध हो जाए, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 48 देखिएगा, 48 में लिखा है कि कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राज्य क्या करेंगे? बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह बात भी ध्यान रखना है कि बढ़ावा देने के चक्कर में देसी नस्ल के जो जानवर हैं और जो मालवाहक जानवर हैं, ठीक है, उनकी नस्ल में वो नस्ल समाप्त ना हो जाए, अर्थात देसी नस्ल को भी प्रिवेंट करते हुए आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि देसी नस्ल को बचाने का हमेशा इसीलिए कवायद की जाती है क्योंकि जब भी क्लाइमेट कितना भी परिवर्तित हो जाए तो वो उसमें सस्टेन कर जाते हैं। जैसे आप गाय देखेंगे, गाय का इतिहास एंशिएंट से है, परंतु वो क्या है, अलग अलग क्लाइमेट में परिवर्तन इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो वो आज भी बचे रह गए, जिसके कारण उनमें क्या है, उन्हीं की जीन से आज नई ब्रीड आप तैयार करते हैं। साथ ही साथ आप देखिए 49 बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 ये कहता है कि जो भी राष्ट्रीय धरोहरें हैं, जो भी राष्ट्रीय महत्व के हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, अभी आप तत्काल में आप देखिए, ठीक है, तो रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना का, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अभी आपने देखा धौलावीरा को लेटेस्ट एकदम अभी यूनेस्को की धरोहर में साइट में शामिल कर लिया गया। अर्थात ऐसी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, धरोहरें हैं, ठीक है, उन्हें क्या है, राज्य उन्हें कंजर्व करेंगे, उन्हें बचा करके उन्हें संवर्धित करेंगे, उन्हें बढ़ावा देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यह भी उनका नैतिक उत्तरदायित्व है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? साथ ही साथ आप 50 का देख लीजिए, अनुच्छेद 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से, ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से राज्य क्या करेंगे, अलग करने का प्रयास करेंगे। इसका ये मतलब है कि ताकि न्याय व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात सरकार का हस्तक्षेप न हो जाए, जिससे आम नागरिक या किसी भी नागरिक को क्या है, न्याय मिलने में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ना रह जाए, उसे अच्छे से न्याय ना मिले। क्योंकि जैसे ही राजनीतिकरण हो जाएगा न्याय का, आप जानते हैं इतना स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी, ठीक है, तो आप तो समझते हैं, तो इस तरीके से न्याय व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप ना हो, इसीलिए राज्य की जिम्मेदारी है कि वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण अर्थात अलग करने का प्रयत्न करेंगे। 51 क्या है? 51 यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। 51 ये कहता है कि राज्य का यह भी कर्तव्य है, राज्य का यह भी मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई हैं, ठीक है, संधि या समझौते इस तरीके से कुछ भी किया गया है दो देश, हमारे देश और अन्य किसी देशों के साथ, उन्हें क्या है, उन्हें बढ़ावा देने का काम करेंगे, उन्हें घटाने का काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बनाएंगे जिससे उनमें क्या हो, विवाद उत्पन्न हो। जैसे आप देखते हैं, ठीक है, ढेर सारी ऐसी परियोजना है, जैसे गंडक परियोजना, आप गंडक नदी परियोजना देखेंगे तो बिहार राज्य की नेपाल से है, बिहार राज्य की नेपाल से है। ठीक है, चूखा परियोजना देखेंगे तो भी आप भूटान की है, भारत भूटान के बीच में। ठीक है, आप देखेंगे सिंधु नदी जल समझौता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ये जो जल समझौते हैं तो वो उस राज्य से हैं, जैसे अभी जम्मू कश्मीर लेह में सिंधु नदी का कॉन्सेप्ट है, तो वो राज्य ऐसी कोई भी नीतियां नहीं बनाएंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय संधि जो हमने अर्थात भारत देश ने किया है, ठीक है, वो क्या हो, डिस्टर्ब हो। ठीक है, यह भी राज्य का क्या है, यह भी राज्य का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार अगर देखा जाए, आप समझ पा रहे होंगे, तो हर किसी में यही लिखा है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो ऐसा ऐसा कार्य करेगा। यदि वो ऐसा वाकई में करेगा, लोगों को, बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा देखेगा, देसी नस्ल के जानवरों को बचाएगा, साथ ही साथ पर्यावरण की बात करेगा। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, यह अत्यंत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छा हुआ मुझे देखिए यहाँ पर है 48 का क, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है पर्यावरण, ये क्या है, पर्यावरण।
ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि वो क्या करेंगे, पर्यावरण को, नदी, तालाब, झील, इन सभी को क्या करेंगे, उन्हें भी संरक्षित करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टॉपिक है। ठीक है, देखेंगे तो कैसे इनको करने से अपने आप स्वतः ही राज्य में क्या होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। साथ ही साथ उद्देश्य आप रट लिए हैं। अब दो बातें इससे संबंधित हैं कि ऐसे कौन से विचारक थे, ऐसे कौन से बुद्धिजीवी थे जिन्होंने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कि यह भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। अर्थात राज्य क्या है, अपने उपलब्ध संसाधनों के अनुसार राज्य में कल्याणकारी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे सामाजिक आर्थिक क्या होगा, उत्थान होगा। ठीक है, ऐसा किसने कहा था कि भारतीय संविधान की यह क्या है, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक अनोखी विशेषता है, तो इसे डॉक्टर वी आर अंबेडकर जी ने कहा था। किसने कहा था, अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा अनुसार भुनाया जाएगा या इच्छा अनुसार भजाया जाएगा या उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है, ऐसा किसने कहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था, केटी शाह। किसने कहा था, केटी शाह ने कहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य के पास, मैंने जैसा कहा कि राज्य के पास अगर संसाधन होंगे ही नहीं, पैसा होगा ही नहीं, तो कैसे, ठीक है, वो योजनाएं लागू करेगा। इसीलिए ऐसा था कि आज़ादी के बाद ये हुआ कि जब बी आर अम्बेडकर ने जी ने कहा, इसीलिए अनोखी व्यवस्था कहा कि आज देश आज़ाद हो रहा है, परंतु जब भी संसाधन जैसे जैसे होंगे वैसे वो अपने देश के नागरिकों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लागू करेगा। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप इसे, ठीक है, एक बार देख करके अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और जाकर सीधे आप क्वेश्चन बनाइए, तब जा कर के दिमाग में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।